नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज का प्रोग्राम कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। दरअसल ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं इसलिए कि आवाम को हम ये समझा सकें कि दुनिया कहां खड़ी है, किस ओर जा रही है और क्या अंजाम होने वाला है। यहाँ अगर आपका मीडिया, आपके इश्तहार, आपके अखबार ये कहते हैं कि आप ये समझें कि आप सुकून से बैठें, सोएं और आराम करें और पशे पर्दा क्या चल रहा है इस पर ध्यान न दें, तो आप ऐसा ही करते हैं चूंकि आपके पास कोई माध्यम नहीं होता है। दूसरी तरफ जो हुकूमतें हैं या सुपर पावर्स हैं वो अपना गेम खेलती रहती हैं। मैं पहले आपको ये बताता चलूं कि हम एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जरूर इसको तफसील से बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आज के हम हालात देखते हैं तो कई देशों में ऐसा लग रहा है कि तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई देशों को लग रहा है कि दुनिया बड़ी अमन के साथ जी रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वहां के जो लोकल हुक्मरान होते हैं उनकी जो नीतियां हैं उस पर मुनसर करता है कि वो अपनी आवाम को क्या तासुर देना चाहते हैं। उसमें हकीकत कितनी है ये एक अलग बात है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए, आज अगर हम फिलहाल के हालात देखें कि हमने लोकल इशू पर जो है वो दुबे को उठाना शुरू कर दिया है। लोकल इश्यूज, राहुल गांधी साहब जो हैं वो अपनी जो उनकी सरकारें हैं उनको लेकर उनके लोग टूट रहे हैं, उनको लेकर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वो इस देश के लिए काफी चिंतित हैं और वो सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई आपने जो उन्होंने ट्वीट किए हैं इस दौरान कि चाइना के साथ क्या चल रहा है आवाम को बताया जाए। दोस्तों, अगर उनके इस एहतजाज में हकीकत होती तो वो क्या होना चाहिए था? उन्हें ये होना चाहिए था कि उनकी तमाम जो पार्टी है, उनकी तमाम जो उनकी विंग्स हैं हर जिले में मौजूद हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में वो मौजूद हैं। उन लोगों के साथ वर्कशॉप कंडक्ट करते, वो लोगों को समझाते कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। मगर वो ऐसा नहीं कर सकते चूंकि इस सब के पीछे क्या होता है मैं बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल वो भी एक राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में। वो अलग बात है कि जो सत्ता में होता है वो तनकीद के सामने खड़ा होता है और वो अपने तरीके से अपने मफाद के लिए अपने वो जो उनको अपने लोगों के बीच में ताकत जो इकट्ठी करनी है वोट की या डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक तरीके से, वो उसकी तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसी तरह से कोशिश करती हैं कि वो किसी तरह खींच के लाए, उन लोगों को छीन लें और अपनी सत्ता कायम कर लें। ये वही लोकल सत्ता है, इनको लोकल सत्ता है, आप समझिएगा। और दरअसल क्या है, जो मीडिया और जो यहां पर डिस्कस हो रहा है हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में ही मैं कहूंगा, इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी देश आ जाते हैं। इन देशों की जो आवाम है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो इस तरह की एक डीएनए है हमारा या हमारी परवरिश कुछ इस तरह से हुई है कि हम लोग पर जो गोरे सदियों राज करते रहे हैं, वो क्यों ऐसा होता रहा है? उसके पीछे ये था कि वो जो मीडिया, हम ही लोगों में से कुछ लोग चुने जाते हैं जिन्हें स्थापित कर दिया जाता है कि वो बहुत महान है, बुद्धिजीवी हैं और हम लोग उनको मान लेते हैं और उनकी लिखी हुई बातों पर हम अमल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सरकार के, सत्ता के खिलाफ बोलते हैं और हमारी मर्जियों से जो है लगता है कि हमारे दिल की बात कह रहे हैं। दरअसल ये एक जो मैंने शैडो जर्नलिज्म, शैडो पॉलिटिक्स, इस पर जो बात की थी, वो शैडो जो है यही सब कुछ होता है कि उसके पीछे वही सब लोग होते हैं जो पक्ष में बैठे होते हैं या विपक्ष में बैठे हुए हैं। खेल कोई और खेल रहा होता है। नाज़रीन, हम मुख्तसर से इस मुद्दे को खत्म करें क्योंकि हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। इससे आगे हम बढ़ते हैं कि बड़ी खबरें ये है कि अमेरिका की तरफ से एक मिलिट्री का एक वीडियो जारी किया गया है जो आप देख सकते हैं। वो उसमें बाकायदा ये डिटेल बताई गई है कि कितने हथियार जो है अमेरिका की तरफ से, फ्रांस की तरफ से और रशिया की तरफ से वो तमाम जो है इंडिया को डिलीवर किए जा रहे हैं और बड़ी तेजी से महीने भर में उनकी पूर्तियां कर दी जाएंगी। इसमें S-400 से लेके आपको रफाल और अपाचे और जो तमाम मिसाइल्स और जो तकनीक है इजराइल की वो, और ये सब कुछ बहुत तेजी से एक तरफ एक दुनिया को आप देखेंगे
तो वो बड़ी तेजी से चल रहा है और इसका जो मामला है वो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम लोकल पॉलिटिक्स में हम अपनी चीजों में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और देश की जनता का ध्यान उस तरफ से हटाया जा रहा है। चूंकि इस खेल में अकेला हिंदुस्तान शामिल नहीं है, इसे आप मान के चलें, क्योंकि आपने मेरे पिछले प्रोग्राम देखे होंगे, कई लगभग 5-6 सालों से जो मेरे प्रोग्राम आप देखते आए हैं, मैंने उसमें साउथ चाइना सी को बाकायदा एक पॉइंट आउट किया था कि ये एक जो अगला युद्ध है उसका मैदान बनेगा, और आज वो मैदान बन चुका है। वो मैदान बन चुका है। यहां पर घोड़े सजाए जा रहे हैं, यहां पर हथियार सजाए जा रहे हैं और एक युद्ध की तरफ। अब युद्ध मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो है हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी वजह समझिए कि एक जो पिछला थिंक टैंक था, ट्रम्प से पहले वाला जो थिंक टैंक था जो इसको साउथ चाइना सी को प्लान कर रहा था, उसके पीछे आर्थिक रीजन ही थे ताकि जो बाजार हैं, जो मंडी हैं, उनको अपने कब्जे में रखा जा सके, देशों को अपने साथ में मिलाकर काम किया जा सके। और जो कैपिटलिस्ट हैं, जो मतलब मैं बार बार कहता हूं कि चंद लोग होते हैं जिनके हाथ में जो है वो पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट होता है और वो फाइनेंस मैनेजमेंट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख के अपने मुनाफों की बात करते हैं। उसके स्टेक होल्डर भी उतने ही पावरफुल होते हैं तमाम दुनिया में। और ये जो हम लोग समझते हैं कि भाई छोटे मोटे किसी एक्ट से दुनिया बदल जाती है, जैसे हमने टिकटॉक डिलीट कर दिया तो इससे क्या होगा, उधर तुर्की ने आया सोफिया को अगर मस्जिद करार दे दिया है तो अब उसमें दुनिया क्या उसके खिलाफ इमोशनल हो जाएगी। यहां मैं इसलिए कहा कि राजाओं को, राष्ट्राध्यक्षों को और जनता को ये बात सोचनी चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं पत्रकारों को बिल्कुल इसमें नहीं जोड़ रहा हूं, माफ करना, मैं आप लोगों को पत्रकार मानता ही नहीं हूं, तो फिर मैं आपको जोड़ूं क्यों या आपको एड्रेस भी क्यों करूं। आपका एक काम है, आपको झुंझुने दिए जाते हैं, उस झुंझुने से आप खेल रहे हो, लोगों को खिला रहे हो, खेलते रहिए, आप लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं आवाम को सीधे एड्रेस कर रहा हूं, तो आप समझिएगा कि दुनिया में एक मैच्योर पॉलिटिक्स कैसे होती है, कूटनीति कैसे होती है और दुनिया को किस तरह पेशेंस, धैर्य यानी सब्र के साथ में कैसे वो लोग हैंडल करते हैं। आपको आचरण बताता हूं, मैच्योर डिप्लोमेसी या किसको हक है दुनिया की सुपर पावर होने का, इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है और बीच में एक चाइना भी उठ खड़ा हुआ है। बाकी के ब्रिटेन जो है वो बहुत साइलेंट गेम खेलता है, क्योंकि यहां आपको ये भी बताता चलूं कि MI6 जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, उसके पूर्व अध्यक्ष ने जिस तरह के बयानात दिए हैं और साउथ चाइना सी, चाइना को लेकर जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और ट्रंप को भी वो जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो सब जनता को खबर जो है स्प्रेड करने का मतलब ये होता है कि आपके विचार बदले जा रहे हैं, ना कि उनके प्लान बदले जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई खबर इस तरह के लोग आके ब्रेक करते हैं और उस खबर को कुछ कहते हैं, तो अपने उन देशों में जो उनके राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ मिलकर जिनके काम कर रहे हैं, उनकी आवाम के विचार बदलने के लिए इस तरह के लोगों से बयान दिलवाए जाते हैं, जिससे वो यकीन कर लें कि बेसिकली ऐसे नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि जो पिछली अमेरिकन जो थॉट था, वो थॉट क्यों साउथ चाइना सी में वार चाहता था, वो इसीलिए चाहता था कि भाई वो अपने आप को सेटल तो नहीं कर सकते, यानी जो उनके रेट जिस रेट पर वो माल बेचते हैं वो उसको सस्ता नहीं करेंगे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रियों में जहां पर उनके उद्योग हैं, जापान में सस्ता नहीं करेंगे जहां पर उनके उद्योग हैं। ये इसलिए नहीं करेंगे सारी बातें कि देखिए जो उनके मुनाफे हैं वो अपने मुनाफों को बरकरार रखेंगे। आवाम पिसती है, पिसने दीजिए। और आवाम को खामोश करने के लिए वो लोग ये करने वाले हैं कि मतलब वो इस तरह की कुछ खबरों को स्प्रेड करें जो आप तक पहुंचे और आप तक पहुंचने के बाद आपके नजरिए बदल जाएं। और इस तरह की ताकतें जो बाजार में उठ रही हैं सोशलवाद के नाम पर, जो ये मानती हैं कि सोशल मामलात पे अगर कोई सरकार कुछ रियायत आवाम को देना चाहती है तो वो नहीं देने देंगे, क्योंकि उनका मुनाफा मर जाएगा। तो यानी युद्ध में चाहे कितने भी लोग शहीद हो जाएं, कितने भी लोग मारे जाएं, दुनिया खत्म हो जाए, मगर उनके मुनाफे पर कोई फर्क न पड़े, इसीलिए दुनिया में युद्ध करवाए जाते हैं। युद्ध होते नहीं हैं,
युद्ध करवाए जाते हैं, और युद्ध जो है वो चाहे प्राचीन काल हो या मौजूदा काल हो, उसके पीछे लूट मार, खजाने, दौलत, माल, और यही सब कुछ पहले भी रहा है, यही सब कुछ आज भी है। तो यहां मसला ये उठता है कि एक बाजार को डिस्ट्रॉय करना है, दूसरे बाजार को अपने मामलात में आगे लेके बढ़ना है। और ये समझिएगा आपके मात्र अगर ये बात सिर्फ सम्मान के मामले हुआ करते या फिर कुछ ये आप लोगों को झुंझुने दिए जाते हैं कि राष्ट्रभक्ति कहीं दी जाती है तो कहीं इस्लामवाद दिया जाता है, तो कहीं मतलब हिंदूवाद दिया जाता है, तो कहीं क्रिश्चियनिटी को क्रूसेड में डाला जाता है, तो कहीं यहूदियत जो है वो अपने लोगों को दुनिया पर रूल करने की बात करती है। तो ये सब कुछ जो भी चल रहा है, इसके पीछे की जो थॉट है वो चंद लोग किस तरह से खेलते हैं वो समझिए। देखिए, मैच्योर गेम कैसे होता है कि आज अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशिया के चाइना के साथ बहुत गहरे संबंध हैं, वो पूरे गल्फ में, पूरे इलाकों में, और खुद रशिया के अंदर ट्रेनें जो हैं वो चाइना से जा रही हैं, उनकी सब्जी से लेके तमाम चीजों में एक बड़ा स्टेक होल्डर जो है रशिया के साथ चाइना बना हुआ है। मगर उसके बावजूद भारत के साथ जो रशिया की टीटी है, यानी कि वो तमाम हथियार जो रशिया भारत को चाहिए, जो एग्रीमेंट में थे या बातचीत में थे, वो सब कुछ भी सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसको आप कामयाबी न समझें, ये एक मैच्योरिटी का कमिटमेंट समझें कि वो दुनिया को किस तरीके से मात्र एक खेल समझते हैं, और वो खेल समझते हुए आपको हथियार सप्लाई कर देते हैं। हम लोग टिकटॉक जो है खत्म कर देते हैं, तो दूसरा सामान अपने ही पैसों से खरीदा हुआ तोड़ फोड़ करते हैं। ये सब कुछ हम एक मैच्योरिटी की तरफ बिहेव करते हैं। और जो चाइना का गहरा मित्र है, जो यकीनन चाइना, मेरा मानना यह है कि वो चाइना के साथ खड़ा रहेगा। हो सकता है भारत और चाइना के बीच में वो न्यूट्रल रोल प्ले करे, मगर साउथ चाइना सी में अगर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका आ जाता है तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, पूरी तरह से चाइना के साथ रहेगा। ये मेरा स्पष्ट मत है और स्पष्ट मेरा कैलकुलेशन है। तो यहां एक बात आप समझ लें कि ये यानी कि उसने हथियार दिए। दूसरी तरफ जो है आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का सहयोगी और तमाम इस खित्ते में चाइना से भी दुश्मनी रखने वाला, भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगाने वाला, ये और भारत को बार बात में थ्रेट देने वाला अमेरिका आज हथियार भारत को दे रहा है, चूंकि उसको हथियार देने हैं। इजराइल एक तरफ चाइना के साथ संधि कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो भारत को भी वेपन सप्लाई कर रहा है। यहां एक तुर्की एक तरफ आया सोफिया को खोल देता है, मस्जिद बना देता है, और हल्के फुल्के जो एहतजाज हैं अपने लोगों को शांत करने के लिए रशिया में जो है पोप द्वारा थोड़ा सा कुछ ऐतराज करवा दिया जाता है। फिर उनका जो विदेश मंत्री लावारोफ है वो बयान देता है कि भाई ये तुर्की का निजी मामला है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। वो अलग बात है कि हम अफसोस जाहिर कर सकते हैं। तो एक इनके क्योंकि तुर्की के साथ रशिया के बहुत इंटरेस्ट है, और आगे चलकर वो इंटरेस्ट मैं कई बार पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं कि तुर्की के हाथ में जो राहदारी आने वाली है और जो खेल आने वाला है, उस खेल पर पूरी नजर जो है वो रशिया की है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। और वो इमोशनल सेंटिमेंटल होकर जो है कोई फैसला नहीं लेगा, मैच्योर तरीके से लेगा। वहां की जनताएं, जिन देशों को हम सुपर पावर कह रहे हैं, उन देशों की जनताएं मैं मानता हूं कि वो अपने जो उनके खिलाड़ी हैं वो उसके 1% भी अकल नहीं रखते। मगर एक बात आप भी समझ लीजिए, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो आपके पास मौजूद हैं इस वक्त, वो यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन 10 साल के बच्चे के 1% अकल भी नहीं रखते। आम बच्चे की बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए बुद्धिजीवियों की बात, छोड़ दीजिए उनके थिंक टैंक की बात, उनके प्लान कर्ताओं की बात। ये कड़वी सच्चाई है, आपको बुरी लगेगी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर वो सो कॉल्ड अपने आप को जो बुद्धिजीवी यहां बहुत बड़े बड़े पत्रकार समझ रहे हैं, दरअसल वो अकलमंद देशों के बच्चों से जो झुंझुनी लेके खेलते हैं उनसे भी कम अकल रखते हैं। तो वो क्योंकि वो जो गली मोहल्ले में जहां उनको काम पे लगाया जाता है, वो एक डॉक्यूमेंट्री रॉयटर्स और दूसरी एजेंसियों के जरिए इनके पास भेजते हैं, और उसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, या अंग्रेजी से उसका मतलब हिंदीकरण या पाकिस्तानीकरण करते हैं, मतलब इंडियनाइजेशन या पाकिस्तानाइजेशन उसका करते हैं, और उसको लगता है वो बहुत बड़े तीर मार दिया है उन लोगों ने, जबकि उनके पूरे थॉट को वो डिस्क्राइब करते हैं। जो वो चाहते हैं वो वैसे ही इनको खिलाते हैं। उनके लिए ये मामूली झुंझुने हैं, ये बजते हैं। इनके अलावा झुंझुने बजने के अलावा मैं इनकी बहुत ज्यादा औकात नहीं मानता हूं। मैं आपको यहां ये बताना चाहता था कि देखिए,
मैच्योर जो राष्ट्र होते हैं, जो दुनिया की नीतियां चलाते हैं, ये सक्षम हैं और जो कर सकते हैं, उनका मकसद आप समझ रहे हैं कि वो अपने दोस्त के साथ, एक हमने क्या किया, एक बयान आता है मलेशिया का बयान आता है तो हम अपने लोगों से अपील कर देते हैं इससे तेल ना खरीदा जाए, इससे ये ना खरीदा जाए, उससे वो ना खरीदा जाए और तुरंत रिश्ते तोड़ दिए जाएं। एक तरफ वही रूस जो है वो भारत को हथियार सप्लाई करता है अपने उस दोस्त के खिलाफ जिसको वो भाई कहता है, हमको दोस्त कहता है, उसको वो भाई कहता है और अपने भाई के खिलाफ हथियार भी सप्लाई करता है। दैट इज द मैच्योरिटी, दैट इज द डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी कि वो कैसे आसानी से, मगर ये यहां इजराइल हथियार सप्लाई कर रहा है और रशिया भी हथियार दे रहा है, अमेरिका भी हथियार दे रहा है, फ्रांस भी हथियार दे रहा है, मगर हमारे पास आने वाले सभी हथियार 4th जनरेशन के हैं। हमारे पास आने वाले सभी हथियार 4th जनरेशन के हैं और 4th जनरेशन का जमाना गया। दरअसल यहां मैं एक बात और आपको याद दिलाता चलूं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, आज की तारीख में अमेरिका एक बर्तरी हासिल कर चुका है। बर्तरी कैसे हासिल की है? बर्तरी हासिल की है उसने कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये पूरे इलाके में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, इन सबको इकट्ठा कर लिया है चाइना के खिलाफ, और साउथ चाइना सी में वो अपना गेम प्ले कर रहा है, जिससे लंबे समय तक युद्ध में चाइना को उलझाया जा सके। उन्होंने आज ही एक नई सैंक्शन जो है वो पारित कर दी है चाइना के खिलाफ, उइगर मुसलमानों को लेकर। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जो जनरेशन पर जो कुछ भी पैदावार रोकी जा रही है आर्टिफिशियल तरीके से और उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसको लेकर चाइना के खिलाफ सैंक्शन पारित कर दी है। इसमें आप लोग कुछ मुस्लिम मेरे भाई बंधु जो हैं बड़े खुश होंगे, चलो यार अमेरिका ने कम से कम ये तो किया कि चाइना के खिलाफ मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ एक सैंक्शन लगा दी है। ये सब कुछ कोई मुस्लिम हुक्मरान नहीं बोल पाएगा, कोई उलेमा नहीं बोल पाएगा, अमेरिका के खिलाफ कोई आम आदमी भी सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठ जाएगा। हाँ भाई चलो, कम से कम ये मुसलमानों के अगर फेवर में आवाज उठी है तो इसका समर्थन करना पड़ेगा। मगर मैं सभी आप तथा कथित बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, और ये तमाम राष्ट्र अध्यक्ष भी सुन लें, जो इस बहाने से अमेरिका का साथ देने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका कम से कम जो है वो मानवता की बात कर रहा है, तो माफ करना, पिछले 50 सालों से फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे हैं, तिल तिल करके जूते के नीचे उनके सर को दबाया जाता है, फिर उसमें गोली मार दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, स्कूल पर बेरहमी से बम बरसाए जाते हैं, और वो इजरायली अब उस तमाशे को देखने के लिए पॉपकॉर्न खाते हैं ऊंची जगहों पर अपनी कुर्सियां लगाकर। ये अमेरिका, ये यूरोप, ये मानवतावादी कहीं उनके खिलाफ कोई सैंक्शन पास नहीं करते, कोई सैंक्शन पास नहीं करते, कोई इल्जाम नहीं लगाते, कोई इनको मानवता नजर नहीं आती है। ये सब ड्रामे हैं, ये बिल्कुल कोरे ड्रामे हैं, ये सिर्फ व्यापार है। और मानव को ये चिकन से ज्यादा मैं कहता हूं कुछ नहीं समझते, तो नहीं समझते। तुम्हारे अपने हुक्मरान भी तुमको बेवकूफ चिकन से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। वो अलबत्ता ये सही है कि आप लोग ये नहीं मानोगे और आप लोग अपने लोगों का समर्थन करते रहोगे, तो करते रहिए। मैं अपनी बात कहता रहूंगा, आप अपनी बात करते रहिए, अपने तरीके से जीते रहिए। मैं जो समझ पा रहा हूं, मैंने तमाम जिंदगी जिस शोध में लगाई है, उसके बाद जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, सूरत हाल समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही में से वो लोग निकलेंगे, क्योंकि आप ही में से वो चंद लोग निकलेंगे जो इंशाअल्लाह इस दुनिया को ड्राइव करेंगे, अमन का पैगाम लाएंगे, इंसानियत को जो है बड़ी बनाएंगे। क्योंकि ये जब तक ये बात आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी, ये कोई सभी लोग बदल जाएंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं, मगर सभी लोगों के विचार अगर डिस्कस होंगे तो कोई एक एक दो दो तीन तीन कहीं ना कहीं से वो लोग उठ खड़े होंगे जो इन साजिशों को समझेंगे, इन चालों को समझेंगे। और ये जो बकवास किस्म के अखबार और न्यूज चैनल चलते हैं, इनकी इस बकवास का मतलब समझेंगे, क्योंकि इसके पीछे की कहानी समझना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए वो तमाम चीजें बता रहा हूं कि युद्ध होने जा रहा है, बड़ी तरह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। युद्ध इस मायने में क्योंकि पहले ये युद्ध होना था एक अलग स्ट्रैटेजी के तहत, ये साउथ चाइना सी से ही होना था, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ही इसमें शामिल होने थे। अब आने वाले दिनों में जो है इसके नक्शे बदल गए हैं, स्टेटस बदल गया है, युद्ध फिर भी बड़ा होगा। क्योंकि यहां पर आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि चाइना ने इनको हराने के लिए जिस स्ट्रेटेजी, जिस रणनीति का
जो अमेरिकन को हराने के लिए जो रणनीति का जो पेशकदमी की है वो भी काफी सोचने लायक है। तो आपको बता दूं कि ईरान के साथ एक बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और हो सकता है कि वो डॉलर के बजाय इसे अपनी लोकल करेंसी में उस व्यापार को लाए, तेल खरीदे। और अगर चाइना उससे तेल खरीदना शुरू करता है, चूंकि साउथ चाइना सी में अगर तनाव बढ़ेगा तो पाकिस्तान के रास्ते, ग्वादर के रास्ते, चाबहार के रास्ते बाकायदा वो अपनी सप्लाई इधर से ले सकता है, और इससे ईरान की जो मईशत है वो खड़ी हो सकती है। और अगर ईरान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना करने जा रहा है तो इस पूरे खित्ते का नक्शा भी बदल सकता है। इसी डर से जो है वो अरब ममालिक ने जो अरब चाइना एक काउंसिल बनाई है उसमें उन्होंने फैसला किया है कि वो आगे बढ़ेंगे पूरी तेजी से, और बढ़कर वो चाइना के साथ व्यापार करने के लिए आगे आएंगे। तो यहां एक तरफ हथियारों के नाम पर जो खेल हो रहा है सत्ताओं का, और जो इस बाजार को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है, तो यहां चूंकि ये भी आप याद रखिएगा कि मुस्लिम जगत पूरी तरह से एक बड़ा बाइंग कैपेसिटी वाला बाजार है, इस पर सबकी नजर रहती है। इसीलिए ये सारे इस्लामिक गैर इस्लामिक एक्ट ये सब जो चलते रहते हैं सब उसी का एक हिस्सा है। यहां आपको देखने को मिलेगा कि देखिए एक बात और कि हमारे दिलों में जो नफरत, चाहे वो पाकिस्तान वालों के दिलों में भारत के प्रति नफरत हो, चाहे भारत के वालों के दिलों में पाकिस्तान के प्रति नफरत हो, या हिंदू से मुसलमान को नफरत हो, या मुसलमान को हिंदू से नफरत हो, ये सब नफरतें जो है वो प्लांटेड है या आपको गिफ्ट की गई हैं। ये क्योंकि आप पर ऐसे काम करवाए जाते हैं जिससे नफरत बढ़े, जिससे आप लोगों का आपसी बंटवारा बढ़े, ताकि उनके जो उनका बाजार है वो उनके कब्जे में रहे, उससे बाहर ना निकले, और अपनी डेवलपमेंट की ना सोचे, एक दूसरे को मिटाने के लिए अपने आप को बैकआउट करता रहे और उनके सामान को खरीदता रहे। अगर आप लोग आपस में नहीं लड़ोगे तो आप लोग काफी तरक्की करोगे, और आप लोग काफी, आपके पास जब दुश्मनी का भाव नहीं होगा, आपके दिमागों में गुस्सा नहीं होगा, तो आप यकीनी तौर पर विकास, डेवलपमेंट, रिसर्च, शोध इसी तरफ जाने वाले हो। तो इस तरफ वो आपको नहीं जाने देंगे, तो आपको इसी काम में लगाए रखेंगे। मैं इसलिए कहा कि 1946 में जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं बना था, तब रशिया, क्योंकि ये याद रखिएगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रशिया और अमेरिका और सभी देश एक ही साथ थे, और इनके जो था इनके ग्राहकों का बंटवारा हुआ था, इसे मत भूलिएगा। क्योंकि 1940 में ही रशिया के साथ में एक पत्रकार के जरिए, जो ताश का पत्रकार था, उसके जरिए नेहरू जी ने अपना मैसेज भेज दिया था रशिया को कि हम उनके साथ बात करना चाहते हैं और उनके साथ घुल मिलकर जो है व्यापार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक तरफ जब ये बंटवारा हुआ, तो ये मैं पहले भी कई प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि हिंदुस्तान रशिया के साथ संबंध बना लिया, और पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका के साथ संबंध बना लिया, और दोनों के साथ ब्रिटेन के संबंध अपने तरीके से बने रहे। यहां एक चीज आप देख रहे हैं कि आपके ही लोग जो कनेक्टेड होते हैं इन सब चीजों से, वो आपको शगुफे देते हैं, धर्म के नाम के, मजहब के नाम के, और बहुत सारे नामों के आपको शगुफे दिए जाते हैं, और आपको लड़ाया जाता है और आप लड़ते रहते हैं। ये लड़ाइयां बेसिकली कुछ लोगों के, चंद लोगों के फायदे के लिए हैं, और चंद लोगों के बड़े हथियार बिकते हैं, बड़े सामान बिकते हैं, उन इंडस्ट्री, उद्योग उनके कब्जे में रहता है, और वो पावर का एक ऐसा नशा है कि वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाकर यहां वो खुश होते हैं कि इस दुनिया के खुदा हम हैं, इस दुनिया को ड्राइव हम कर रहे हैं, और ये बेवकूफ जो है वो वो ये समझ रहे हैं कि ये खुद जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ये सारे के सारे कैद हैं उनकी अपनी सोच में। एक नई बात आप अच्छे से समझ रहे हैं, जो जानते हैं आपके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू फला, न्यू डिका, तो इस पर भी आपको थोड़ा बहुत तो यकीन करना ही चाहिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही तो था। आपने वो एजेंडा सुना था कि एजेंडा 2030, यानी कि 2020 और 2030 के बीच में जो कुछ दुनिया बदलनी है, न्यू एक ऑर्डर लाना है। 17 सस्टेनेबल गोल जो डिसाइड किए गए थे, हमने भी उन पर अमल किए थे, लोगों ने, दुनिया ने उस पर अमल किया, और उसी एजेंडे को एक तैयार करके इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। तो इसमें भी खेमे। अब ये था मसला कि पावर तुम्हारे पास रहे कि मेरे पास रहे, तुम्हारे लोग जो हैं वो, ये गिने चुने मैं कह रहा हूं कि वो लोग हैं,
माफ करना, इसकी एक मिसाल देता हुआ चलता हूं, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको मिसाल देता चलूं कि जिस तरह आज चीन के बारे में फैलाया जा रहा है, चीन के पास बड़े हथियार है, फला है, ढिका है, ये सब कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद आपने देखा होगा कि इराक को ऐसे ही कहा गया था, इराक को बड़ा चढ़ाकर बहुत बनाया गया, उन्हीं के लोग जो है आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं के लोग तारीफें करते हैं, बढ़ाए चढ़ाए जाने के बाद इराक को खत्म कर दिया गया। उसके बाद ये जो शांतिवादी हमारे अमेरिकन भाई हैं वो शांति लेकर पहुंचे अमेरिका में, इराक में तो कितनी शांति फैलाई आप जानते हैं, सीरिया में शांति दूत बन के पहुंचे, वहां फिलहाल कितनी शांति है और कितनी हुई है आप जानते हैं। फिर ये लीबिया में शांति दूत बन के पहुंचे, कद्दाफी को मार दिया और वहां की जनता आज बेहाल है, बुरा हाल है, वो दुनिया भर में एक अच्छा काम करते थे। तो ये भाई जहां भी पहुंचे हैं शांति के दूत बन के पहुंचे, और जब ये वहां से निकले हैं तो पीछे इन्होंने वियतनाम छोड़ा है, वियतनाम अफगान छोड़ा है, फिर इन्होंने सीरिया छोड़ा है, फिर इन्होंने इराक छोड़ा है, फिर इन्होंने लीबिया छोड़ा है। तो ये ऐसी ही खुशगवार चीजें छोड़ के जाते हैं और कुछ, मगर इनके आने से पहले लोग इनका बड़ा इस्तकबाल करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं, बड़े मानवतावादी हैं। इन्होंने आज चीन पर भी बड़ी मानवता दिखाई है कि उन्होंने उइगर मुसलमानों को, तो इसका ये साइकोलॉजी से खेलते हैं, ये आपकी छोटी छोटी साइकोलॉजी से खेलते हैं। मैंने कहा इजराइल पर सिर के ऊपर जूता रख के उसके ऊपर रिवॉल्वर से उसका सर फोड़ देने वाले की निंदा तक ये नहीं करते हैं, उस पर अफसोस जाहिर नहीं करते हैं, मगर उइगर मुसलमानों की इनको बड़ी फिक्र हो जाती है। तो ये सब इनके टोटली खेल हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, सब एक गेम है और ये गेम आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से। हम एक एक बात पर, मैं इसी तमाम सारी बातें आपको इसलिए बताई है कि इनको जहन में रखना जो मैंने बताया है। लड़ाई रशिया और अमेरिका के बीच है। अमेरिका में बहुत सारे लोगों का एक थिंक टैंक है जो इस गेम को जीतना चाहता है, जिसमें MI6 और ब्रिटेन भी शामिल है, और रूस में एक छोटा सा चंद लोगों का थिंक टैंक है और उनके पुराने लोग हैं जो काफी विस्तार में जगह जगह पर फैले हैं। और वो लोग, उनमें से पुतिन हैं जो अकेला, मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे थिंक टैंक्स को, बहुत सारे फाइनेंस के मालिक, पैसा, दौलत, दुनिया सब उन्हीं के कब्जे में है, उनसे लड़ रहा है। और उनसे लड़ते हुए मैच्योरिटी देखिए, अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैच्योरिटी देखिएगा कि वो देश क्यों उनको हक है कि वो दुनिया जीते, क्यों उनको हक है कि वो दुनिया के ऊपर राज करें, क्यों उनको हक है, क्योंकि वो तमाम चीजें आप देख रहे हैं कि एक तरफ वो इजराइल के साथ है अमेरिका, दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ भी है, तीसरी तरफ यमन में भी जो है वो मानवता दिखाने की नौटंकी करते हैं, तीसरी तरफ वो चाइना में भी आके मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं, और एक तरफ जो है मुसलमानों को कुचलवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि वो कितने पेशेंस से काम लेते हैं, कितने धैर्य से काम लेते हैं, ये आप देख रहे हैं। और जिन लोगों के पास धैर्य नहीं होता है वो बेसिकली न सत्ता के लायक होते हैं, ना ही वो किसी देश को जिता सकते हैं, ना ही किसी समाज को जिता सकते हैं, ना ही किसी समाज को बना सकते हैं। जब पेशेंस, यानी कि माफ करना, मुसलमानों का पेशेंस, धैर्य खोता गया, वो हर एक चीज को एक आम ब्रॉड नजरिए से देखना बंद कर दिया और वो इतने बारीक नजरिए से देखने लगे कि आपका एक कदम भी पड़ा तो उसमें सुन्नत होनी चाहिए, और वो सुन्नत भी उनके हिसाब से होनी चाहिए, आपको भले ही कुछ पता हो। तो ये सब इतना बारीक बना दिया कि उस पर चलना मुहाल हो गया, मुश्किल हो गया। चीजें का नतीजा क्या निकला ये आप जानते हैं। आज तमाम मुस्लिम जगत जितना भी है, इंक्लूड तुर्की, माफ कीजिएगा मैंने बहुत सारे प्रोग्राम तुर्की पे किए, मैंने सल्तनत उस्मानिया की भी बात की है, मगर यहां इस मामले में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये तभी संभव हो सकता है कि तमाम दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान, अगर वहां की अवाम दबाव बनाए और तमाम मुस्लिम हुक्मरान एक तरफ से ताकत देने की कोशिश करें रजब तैयब अर्दगान को, और रजब तैयब अर्दगान का थिंक टैंक अगर इसको बाजार बनाकर दुनिया के सामने पेश करे तो ही आगे ऑटोमन एम्पायर की बात सोची जा सकती है। अगर आप ताकत के बल पर सोचे कि आप जो है इस वक्त कोई भी फतेह हासिल कर सकते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये एक कोरी मूर्खता है। माफ कीजिएगा, आप इसमें अफगानिस्तान की दलील देने लगेंगे, मेरी राय जो जहां थी वहां है, क्योंकि आप वो बातें नहीं समझेंगे। क्यों आज आप जो टैली करने जाएंगे उसी से टैली करने जाएंगे जो एक आपने एक अपना आइडियल बिठा रखा होगा कहीं, और वो आइडियल जो है
वो दुनिया की तो बहुत दूर की बात है, वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता होगा, मगर वो अपने आप को बुद्धिजीवी और इस्लामवादी और बहुत बड़ा मुहद्दिस अपने आप को साबित कर देगा। वो आपकी जहन को नहीं बदलने देगा, मैं जानता हूं। मगर ठीक है, आप अपना काम करिए, मैं अपना कर रहा हूं। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि अगर ऑटोमन एम्पायर यानी एक मुस्लिम जो खिलाफत है उसकी बात अगर कोई की जा सकती है, तो तमाम मुस्लिम जगत इसको एक मुश्तरका बाजार पेश करे दुनिया के सामने, तो वो जो बड़ी ताकतें हैं वो उनको गेम अपने प्लांट करने हैं, बहुत लंबा समय लगेगा। उस लंबे समय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी अक्लमंदी के साथ। चूंकि अब आखिरी कंक्लूजन कर रहा हूं, दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ये वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है, परमाणु इस्तेमाल हो सकते हैं इस वॉर में, याद रखिएगा मेरी बात। दूसरी बात, ये कहीं भी कोई लड़ाई होगी, कहीं भी कोई युद्ध होगा, मानवता मरेगी, इंसानियत मरेगी, और जो खिलाड़ी हैं वो सेफ थे, सेफ रहेंगे। यहां एक चीज आप समझ लीजिए कि तुर्की वर्ल्ड की 8वीं पावर है, अनडिक्लेयर्ड, और जब हम इसको परमाणु, इसके पास 62 परमाणु हथियार हैं जो अमेरिका ने इसको दिए थे, और वो 62 परमाणु हथियारों को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं और फिर तुर्की की अगर ताकत को आंकते हैं तो वर्ल्ड की 5वें नंबर की ताकत बन जाता है। तो वर्ल्ड की 5वें नंबर की ताकत होने के बावजूद अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यहां जो भी हथियार हैं, ये दुनिया के पास जो भी हथियार हैं वो सब 4th जनरेशन के हैं, और 4th जनरेशन के तमाम हथियार कूड़ा करकट के ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लड़ाई 5th और 6th जनरेशन में पहुंच चुकी है। जब 5th और 6th जनरेशन के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा इस वर्ल्ड वॉर में, तो 4th जनरेशन के जो हथियार हैं वो एक राइफल लिए हुए पैदल सैनिक से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखेंगे। ये सब तमाशे आप अपनी आंखों से देखने जा रहे हो, और ये आप सब देखोगे। तो मैं ये मानता हूं कि ट्रंप की चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि वो इस युद्ध को लड़े, और वो इस युद्ध को उकसाएगा, लड़ाएगा, लड़ेगा। वो वार के चलते हुए अगर ट्रंप युद्ध में जाता है तो अमेरिकी जनता बहुत हद तक उसको चुनाव जिता सकती है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे, जो इससे पहले की सरकारें थी, इससे पहले भी धीरे धीरे चाइना के खिलाफ जो है एक लावा पैदा किया है। उन्होंने हॉलीवुड में फिल्में बनाई हैं, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर बनाए हैं, और बहुत सारे प्लांटेशन, जो कि भारत में भी आपने देखा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो खेल खेला गया है, यानी चाइना के खिलाफ एक उबाल पैदा किया गया है अमेरिका में, और उस उबाल को वोटों के रूप में कन्वर्ट करके ट्रंप हासिल करना चाहेगा, इसलिए वो चाइना पर अटैक करेगा। मगर ये अटैक वो चाइना को, अमेरिका को सुपर पावर बनाकर चाइना को डिस्ट्रॉय करने या फिर सबको खत्म कर देने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो चुनाव जीतने के लिए होगा। वार को लंबा खींचने की कोशिश की जाएगी। अलबत्ता जो पुरानी स्ट्रैटेजी में दुनिया पर कब्जा करने की रणनीति अमेरिका की थी, उसको ट्रंप जरूर तोड़ेगा। बाकी आप वही कहेंगे जो आपको बताया जाएगा। काफी लंबा हो गया है प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आगे इससे जुड़ी हुई इन चीजों को, खबरों को देखेंगे कि अब कहां से हथियार आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। जो आप शांति देख रहे हैं, कोई शांति वांति नहीं है। युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, पूरी तेजी से बढ़ रही है, और एक एक खबर को मैं कोशिश करूंगा कि आपको मूवमेंट बताऊं, फिर मूवमेंट से आप अंदाजा लगाते जाएं, एक दूसरे को बताते जाएं, समझाते जाएं। जरूर इंशाल्लाह हम ही सब में से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो दुनिया का नक्शा बदलेंगे। जो फिलहाल हैं वो पपट हैं, कुछ नहीं बदलेगा। ये चिकन है, इनकी गर्दन कसाई के हाथ में है। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।